नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा का उद्भव और उसका विकास, जिसमें कि हम हिंदी भाषा विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को जो परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जो प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, उन सबको संपूर्ण व्याख्या के साथ पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 82। इससे पहले के जो क्वेश्चन है वो हमने कल की क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पे जाके उन क्लासेस को देखिए, जिसमें कि हमने हर प्रश्न को संपूर्ण व्याख्या के साथ पढ़ा है। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं है? भोजपुरी, मैथिली, मगही, छत्तीसगढ़ी। सही आंसर बताना है। कल की क्लास में हमने पढ़ लिया था कि हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और हिंदी की प्रमुख बोलियां कितनी हैं, तो 17 और कुछ 18 मानते हैं विद्वान। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि हिंदी की बोलियां कितनी हैं, 17, और हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, तो 5। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, तो ये आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। पूर्वी हिंदी उपभाषा जो किससे निकली है? अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। अर्धमागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी उपभाषाएं निकली और पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां निकली है। कौन कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसमें 3 बोलियां निकली है पूर्वी हिंदी से। 3 बोलियां विकसित हुई है। कौन सी? छत्तीसगढ़ी एक, फिर अवधी, अवधी और बघेली। बघेली, ठीक है, याद रखना है। छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली ये किसकी बोलियां हैं? पूर्वी हिंदी से निकली हुई बोलियां हैं। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी नहीं आती है? तो ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ी। भोजपुरी, मैथिली और मगही ये किसके अंतर्गत आती है? तो ये बिहारी हिंदी से विकसित हुई है। बिहारी हिंदी जो कि मागधी अपभ्रंश से निकली है, मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। कौन सी उपभाषा? बिहारी हिंदी। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां विकसित हुई है। 3 बोलियां विकसित हुई है। कौन कौन सी? भोजपुरी, मगही और मैथिली। ठीक है, याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि बिहारी हिंदी जो मागधी अपभ्रंश से निकली है। ठीक है, फिर बिहारी हिंदी से 3 बोलियां विकसित हुई। कौन कौन सी? भोजपुरी, मैथिली और मगही। ठीक है, छत्तीसगढ़ी जो अर्धमागधी अपभ्रंश से उपभाषा निकली पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी से भी फिर 3 बोलियां विकसित हुई, छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पश्चिम हिंदी की बोली नहीं है। ध्यान देना है, बोली पूछा है, पश्चिम हिंदी की बोली नहीं है। ब्रिजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली या मगही। पश्चिमी हिंदी जो कि शौरसेनी अपभ्रंश से निकली उपभाषा है। शौरसेनी अपभ्रंश से निकली उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। ठीक है, शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है पश्चिम हिंदी, जिसके अंतर्गत 5 बोलियां निकली है। पश्चिमी हिंदी से कितनी बोलियां निकली है? 5 बोलियां विकसित हुई है। 5 बोलियां विकसित हुई है। कौन कौन सी? ब्रिजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, ये हमसे प्रश्न पूछा गया है, तो ऑप्शन डी, मगही पश्चिमी हिंदी से नहीं निकली है। पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली। इसके अलावा नंबर 4 पर लिखिए खड़ी बोली। एक सेकंड, 5 बोलियां विकसित हुई है।
खड़ी बोली, और हरियाणवी। पांचवी पे लिखो हरियाणवी। ठीक है, जिसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने बांगरू भी कहा है। किसको? हरियाणवी को बांगरू कहा है किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है, पांच बोलियां निकली है किससे? पश्चिमी हिंदी से। ब्रिजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली और हरियाणवी। ठीक है, याद रखना है। और पश्चिमी हिंदी किससे विकसित हुई है? तो शौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, याद रखना है। महगई किससे निकली है? तो महगई निकली है बिहारी हिंदी से। बिहारी हिंदी से, बिहारी हिंदी से महगई निकली है। बिहारी हिंदी से 3 बोलियां निकली। हमने अभी पढ़ा पीछे प्रश्न में कि भोजपुरी, मैथिली और महगई किससे निकली है? तो वो बिहारी हिंदी से निकली है। याद रखना है। नेक्स्ट, ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा? पहली शताब्दी, छठी शताब्दी, 9वीं शताब्दी या 11वीं शताब्दी? सही आंसर बताना है। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी, 11वीं शताब्दी तक आते आते अपभ्रंश का जो व्यवहार है वो लोक भाषा के अर्थ में होने लगा। याद रखना है। नेट का प्रश्न है ये, नेट जेआरएफ का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ? ठीक है, बताना है किस भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। अपभ्रंश से निकली उपभाषाएं और उपभाषाएं से निकली है बोलियां। ठीक है, याद रखना है। उपभाषाएं कितनी हैं सारी? तो उपभाषाएं 5 है और बोलियां 17 है, कुछ 18 भी मानते हैं। गुजराती, पंजाबी, मराठी या सिंधी? आपको बताना है शौरसेनी अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ है। शौरसेनी अपभ्रंश से 3 उपभाषाएं निकली। ठीक है, उपभाषाएं कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी, हमने पढ़ा पीछे अभी। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती। ये शौरसेनी अपभ्रंश से 3 उपभाषाएं निकली। कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है कि गुजराती भाषा का जो विकास है वो शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। पंजाबी जो कि पैसाची अपभ्रंश से निकली मानी जाती है। पैसाची अपभ्रंश। ठीक है, पंजाबी और एक लहंदा, ये दोनों भाषाएं पैसाची अपभ्रंश से निकली है। मराठी जो कि महाराष्ट्री अपभ्रंश से निकली है, महाराष्ट्री अपभ्रंश से। सिंधी जो कि ब्राचड़ अपभ्रंश से। याद रखना है, पंजाबी पैसाची अपभ्रंश से निकली है, मराठी महाराष्ट्री, सिंधी ब्राचड़ अपभ्रंश से। शौरसेनी अपभ्रंश से उपभाषाएं निकली है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। पूछा है अर्धमागधी अपभ्रंश से। बांगरू, बघेली, ब्रिजभाषा या भोजपुरी? सही आंसर बताना है। बांगरू, बघेली या ब्रजभाषा या भोजपुरी? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, बघेली है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। अब अर्धमागधी अपभ्रंश से पहले उपभाषा निकली कौन सी? पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी उपभाषा निकली। ठीक है, जिससे 3 बोलियां विकसित हुई। 3 बोलियां विकसित हुई। कौन कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी,
ये 3 बोलियां विकसित हुई है पूर्वी हिंदी से, और पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली उपभाषाएं हैं। तो आपसे पूछा गया कि अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है, तो बोली इसमें कौन सी है, बघेली, ऑप्शन बी राइट आंसर है इसमें बघेली, जो कि अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। ब्रज भाषा हमने पढ़ा पश्चिमी हिंदी से निकली है, पश्चिमी हिंदी से। भोजपुरी हमने देखा कि बिहारी हिंदी से निकली है, बिहारी हिंदी से। और बांगरू जो भी पश्चिमी हिंदी से विकसित बोली है। बांगरू जिसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा है, हरियाणवी को बांगरू कहा जाता है, और जॉर्ज ग्रियर्सन ने हरियाणवी बोली को बांगरू कहा है। किसने, जॉर्ज ग्रियर्सन को, याद रखना है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी की नहीं है, राजस्थानी हिंदी की बोली नहीं है, ध्यान देना है, नहीं पूछा है। मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, गढ़वाली। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गढ़वाली, जो कि देखने से ही पता चल रहा है कि यह पहाड़ी हिंदी से विकसित बोली है। पहाड़ी हिंदी से विकसित बोली है। पहाड़ी हिंदी जो कि खस अपभ्रंश से विकसित हुई उपभाषा है, खस अपभ्रंश से विकसित हुई पहाड़ी हिंदी उपभाषा, और उससे बोलियां निकली कौन कौन सी, कुमाऊनी और गढ़वाली। एक गढ़वाली, दूसरी कुमाऊनी, ठीक है, याद रखना है। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो बोलियां होती हैं 17, लेकिन कुछ विद्वान इसमें नेपाली को भी मानते हैं, नेपाली को भी रखते हैं, तो बोलियां हो जाती है 18। ठीक है, याद रखना है, गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली जो कि पहाड़ी हिंदी से विकसित बोलियां हैं। पहाड़ी हिंदी जो कि खस अपभ्रंश से निकला है। हमसे पूछा गया है कि राजस्थानी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है, तो वो है गढ़वाली। हम अभी देखते हैं राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी निकली है शोरसेनी अपभ्रंश से। शोरसेनी अपभ्रंश से कौन सी, शोरसेनी अपभ्रंश से निकली है राजस्थानी हिंदी उपभाषा, जिसके अंतर्गत 4 बोलियां विकसित हुई है। कितनी बोलियां, 4 बोलियां। कौन कौन सी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, और एक है मालवी। ठीक है, ध्यान देना है, मारवाड़ी, जयपुरी जिसे ढूंढानी भी कहा जाता है, ढूंढानी भी कहा जाता है, ढूंढानी, एक सेकेंड, ढूंढानी भी कहा जाता है किसे, जयपुरी को, याद रखना है। मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी, ये 4 बोलियां राजस्थानी हिंदी से विकसित हुई है। राजस्थानी हिंदी जो कि शोरसेनी अपभ्रंश से निकली है, याद रखना है। मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी, जयपुरी जिसे ढूंढानी भी कहा जाता है, याद रखना है। गढ़वाली जो कि पहाड़ी हिंदी से निकली है, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट, असत्य कथन को चुनिए। पश्चिमी हिंदी शोरसेनी अपभ्रंश, पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश, राजस्थानी हिंदी मागधी अपभ्रंश, पहाड़ी हिंदी खस अपभ्रंश। आपको बताना है कि उनमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। तो हमने पढ़ा है कि पश्चिमी हिंदी शोरसेनी अपभ्रंश से निकली है, पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है, पहाड़ी हिंदी हमने अभी चर्चा की इस पे कि ये खस अपभ्रंश से निकली है। तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है कि राजस्थानी हिंदी मागधी अपभ्रंश से नहीं, हमने अभी इसको पढ़ा कि राजस्थानी हिंदी शोरसेनी अपभ्रंश से निकली है, शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है कौन सी, राजस्थानी हिंदी। ठीक है, याद रखना है, मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी निकली है, बिहारी हिंदी उपभाषा, बिहारी हिंदी, एक सेकेंड,
लिखा हुआ इतना सही समझ नहीं आ रहा और इसमें लिखा भी नहीं जाता अच्छे से, तो आप प्लीज़ मेरे व्याख्यान को ध्यान से सुनिए। बिहारी हिंदी मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है और राजस्थानी हिंदी शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। बाकी पहाड़ी हिंदी खस अपभ्रंश से, पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से, पश्चिमी हिंदी शोरसेनी अपभ्रंश से। याद रखना है। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, सारे प्रश्न पीजीटी, टीजीटी, नेट, जेआरएफ, आरपीएससी इन परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इन सबको हम संपूर्ण व्याख्या के साथ पढ़ रहे हैं ताकि आपका एक एक तथ्य भाषा विज्ञान से कंप्लीट हो जाए। कौन सी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा पश्चिमी गोडियन की नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नेट जेआरएफ में पूछा गया है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा पश्चिमी गोडियन की नहीं है। ठीक है, हमने पीछे की क्लास में चर्चा की थी कि सबसे पहले 1880 में आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किसने किया था? तो वो किया था हार्नले ने। ठीक है, याद रखना है, हमने पढ़ा था। अगर आपने वो सब क्लासें नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पे जाके क्लासेस देखिए, जिसमें कि हमने लगभग 3 या 4 क्लासें कंप्लीट कर ली है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासें हैं जिसमें कि हमने भाषा विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को कंप्लीट कर रहे हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? तो सबसे पहले वर्गीकरण सर्वप्रथम 1880 में वर्गीकरण किसने किया? भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किसने किया? तो सबसे पहले किया हार्नले ने। ठीक है, हार्नले ने इसे भाषाई क्षेत्र के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया। किसे? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को कितने भागों में विभाजित किया? 4 भागों में, भाषाई क्षेत्र के आधार पर, भाषाई क्षेत्र के आधार पर। याद रखना है, मेरी व्याख्यान को सुनिए कि सर्वप्रथम 1880 ईस्वी में आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था? तो वो किया था हार्नले ने। और इन्होंने भाषाई क्षेत्रों के आधार पर इन्हें 4 भागों में विभाजित किया था। किसे? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को कितने भागों में विभाजित किया था? 4 भागों में विभाजित किया था। ठीक है, याद रखना है। 4 भाग कौन कौन से थे? एक सेकेंड। 4 भागों में विभाजित किया है। 4 भाग कौन कौन से थे? पूर्वी गोडियन, पूर्वी गोडियन, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी, दक्षिणी गोडियन। ठीक है, इन भाषाई क्षेत्रों के आधार पर 4 भागों में हार्नले ने इसे विभाजित किया था। पूर्वी गोडियन, पश्चिमी गोडियन, उत्तरी गोडियन और दक्षिणी गोडियन। ठीक है, दक्षिणी गोडियन के अंतर्गत कौन सी भाषा है? मराठी। मराठी जो आर्य भाषा है वो दक्षिणी गोडियन की है। ठीक है, उत्तरी गोडियन की कौन कौन सी मानी जाती है? तो नेपाली, पहाड़ी और गढ़वाली। ठीक है, लिख देती हूँ, ध्यान देना। नेपाली, पहाड़ी और एक है गढ़वाली। ठीक है, याद रखना है। हमसे पूछा गया कि पश्चिमी गोडियन की कौन सी भाषा नहीं है? तो पश्चिमी गोडियन की भाषा के अंतर्गत रखा गया है पंजाबी, सिंधी, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती और पश्चिमी हिंदी। ठीक है, इन तीनों को पश्चिमी गोडियन के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन डी इसमें हमारा राइट आंसर है। गढ़वाली को हमने पढ़ा कि यह उत्तरी गोडियन की भाषा है, पश्चिमी गोडियन की नहीं। उत्तरी गोडियन के अंतर्गत नेपाली, पहाड़ी और गढ़वाली इन 3 आर्य भाषाओं को रखा गया है और यह उत्तरी गोडियन की भाषा है। याद रखना है। पश्चिमी गोडियन के अंतर्गत रखा गया है राजस्थानी, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, पश्चिमी हिंदी को। और पूर्वी गोडियन में रखा गया है बांग्ला, असमिया और उड़िया को। ठीक है, लिख देती हूँ, बांग्ला, असमिया और उड़िया।
और पूर्वी हिंदी, इनको पूर्वी गोडियन के अंतर्गत रखा गया है। पश्चिमी गोडियन में राजस्थानी, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, पश्चिमी हिंदी, इन सबको रखा गया है। उत्तरी गोडियन में नेपाली, पहाड़ी और गढ़वाली को रखा गया है। दक्षिणी गोडियन में मराठी को रखा गया है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आधुनिक आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण हार्नेले ने किया था और उन्हें भाषाई क्षेत्रों के आधार पर इनको 4 भागों में बांटा था। कौन कौन से 4 भाग? तो ये है 4 भाग। ठीक है, याद रखना है। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? खरोष्टी से, सिंधु लिपि से, ब्राह्मी लिपि से, या इनमें से कोई नहीं? बताना है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? देखिए कि इसमें क्या है कि प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, ठीक है, जिसमें उस भाषा को लिखा जाता है। और हिंदी की लिपि कौन सी मानी गई है? तो हिंदी की लिपि मानी गई है देवनागरी लिपि। हिंदी की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि। आपको पता ही है कि प्रत्येक भाषा की कोई ना कोई लिपि तो होती है और जिसमें उस भाषा को लिखा जाता है, और हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। पूछा गया है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है। ब्राह्मी लिपि से निकली गुप्त लिपि। गुप्त लिपि, गुप्त लिपि से निकली कुटिल लिपि। एक सेकेंड। गुप्त लिपि से निकली कुटिल लिपि। कुटिल लिपि, और कुटिल लिपि से विकसित हुई देवनागरी लिपि। याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेट जेआरएफ में यह प्रश्न पूछा गया है, पीजीटी में भी पूछा गया है। ब्राह्मी लिपि से निकली गुप्त लिपि, गुप्त लिपि से कुटिल लिपि, और कुटिल लिपि से विकास हुआ देवनागरी लिपि का। और हिंदी की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि। याद रखना है। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ? पूछा गया सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ? गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में, अशोक के शिलालेख में, राष्ट्रकूट नरेशों की राजाज्ञाओं में, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर बताना है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। 7वीं 8वीं शताब्दी के एक शिलालेख में, गुजरात के जो राजा हैं जयभट्ट, ठीक है, उनका एक शिलालेख है। 7वीं 8वीं शताब्दी के एक शिलालेख में देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। लिख देती हूँ, 7वीं 8वीं शताब्दी, 7वीं 8वीं शताब्दी के एक शिलालेख में, एक शिलालेख में देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है। इसमें एक पॉइंट ध्यान देना ये है कि सर्वप्रथम गुजरात में प्रचलित होने से देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ? नाम कैसे पड़ा कि सर्वप्रथम गुजरात में प्रचलित होने से वहाँ का जो पंडित वर्ग है, यानी कि अर्थात मान लो जो नागर ब्राह्मण हैं, उन्हीं के नाम से इसे नागरी कहा गया था। गुजरात में प्रचलित होने से वहाँ के नागर ब्राह्मणों के नाम से इसे नागरी कहा गया, और बाद में देव भाषा संस्कृत में इसका प्रयोग होने के कारण इसके साथ देव शब्द जुड़ गया, और यह देवनागरी लिपि का विकास यहाँ से हुआ। याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। गुजरात में सर्वप्रथम इसका प्रयोग देखने को मिलता है। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि है चित्रात्मक लिपि, संकेतात्मक लिपि, अक्षरात्मक लिपि, वर्णात्मक लिपि? तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी, अक्षरात्मक लिपि है वो देवनागरी लिपि है। ठीक है, यह विशेषता अन्य लिपियों में नहीं पाई जाती है। कौन सी विशेषता? जो देवनागरी लिपि की अक्षरात्मक लिपि है, ठीक है, एक अक्षरात्मक लिपि है, और जो ये अक्षरात्मक की जो विशेषता है वो अन्य लिपियों में नहीं पाई जाती है। इसमें क्या है कि इसमें जो शब्दों का लिखने का क्रम है, किसमें? देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि में जो शब्दों के लिखने का क्रम है उसमें
स्वर और जो व्यंजन है, वर्ण है, उनको अलग अलग नहीं लिखे जाते हैं, बल्कि उनके संयुक्त रूप में ही पूर्ण अक्षर का निर्माण होता है। जैसे हम लिखते हैं स्वर और व्यंजन, व्यंजन के साथ स्वर जुड़ता है तभी वो एक अक्षर बनता है। ठीक है, याद रखना है। अक्षरात्मक लिपि की एक विशेषता यह भी है कि अक्षरात्मक लिपि में ऊपर नीचे, वर्ण के ऊपर नीचे, दाएं बाएं कहीं भी मात्राओं का प्रयोग हो सकता है, लेकिन हम उच्चारण पहले किसका करते हैं? पहले हम उच्चारण व्यंजन का करते हैं, उसके बाद मात्राओं को उच्चारित करते हैं। ठीक है, याद रखना है, ये अक्षरात्मक लिपि की एक विशेषता है। याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें जो शब्दों का लिखने का क्रम है उसमें स्वर और व्यंजन को अलग अलग नहीं लिखे जाते हैं, बल्कि संयुक्त रूप में ही व्यंजन और स्वर एक अक्षर का, पूर्ण अक्षर का निर्माण करते हैं। जैसे कि हम व्यंजन के साथ स्वर जोड़ते हैं तभी एक अक्षर का पूर्ण निर्माण होता है। ठीक है, याद रखना है। देवनागरी लिपि कैसी लिपि है? तो ऑप्शन सी अक्षरात्मक लिपि है। ये प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में। देवनागरी लिपि के सुधार के संदर्भ में ए की बारखड़ी को किसने भ्रामक माना? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि के सुधार के संदर्भ में ए की बारखड़ी को किसने भ्रामक माना? आचार्य नरेंद्र देव समिति ने, काका कालेलकर समिति ने, बाबू श्याम सुंदर दास ने या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर बताना है। सही आंसर है ऑप्शन ए, आचार्य नरेंद्र देव समिति ने ए की बारखड़ी को भ्रामक माना है। कब? 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक समिति का गठन किया था। याद रखना, लिखूं यहाँ पे कि 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक समिति का गठन किया। समिति का गठन किया। ठीक है, किसने? 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार ने, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता किसने की? तो वो की आचार्य नरेंद्र देव ने। आचार्य नरेंद्र देव ने इस समिति की अध्यक्षता की थी। कब? 1947 में। तो उन्होंने क्या माना? उन्होंने देवनागरी लिपि के सुधार के संदर्भ में जो ए की बारखड़ी का सुझाव था, उन्होंने ए की बारखड़ी को भ्रामक माना है। किसने? आचार्य नरेंद्र देव समिति ने ए की बारखड़ी को भ्रामक माना। याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ए की बारखड़ी को किसने भ्रामक माना? तो आचार्य नरेंद्र देव समिति ने ए की बारखड़ी को भ्रामक माना। और इसका गठन किसने किया था? उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था 1947 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता की थी आचार्य नरेंद्र देव ने। नेक्स्ट, पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव दिया। पंचमा अक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव किसने दिया? काका कालेलकर ने, बाबू श्याम सुंदर दास ने, महादेव गोविंद रानाडे ने या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है ऑप्शन बी, बाबू श्याम सुंदर दास ने जो पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव दिया था। पंचमाक्षर यानी कि जैसे हम हिंदी लिखते हैं, पंचमाक्षर है ये, ठीक है, और इसकी जगह अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव दिया। ऐसे हिंदी ऐसे बन गया, और ये प्रयोग करने का सुझाव किसने दिया था? तो बाबू श्याम सुंदर दास ने यह सुझाव दिया था। काका कालेलकर ने इसमें ए की बारखड़ी का सुझाव दिया था। याद रखना है, ये भी बार बार पूछा जाता है, ए की बारखड़ी का सुझाव किसने दिया? बारखड़ी का सुझाव किसने दिया? तो वो दिया था काका कालेलकर ने। और हमने अभी पढ़ा कि ए की बारखड़ी को भ्रामक किसने माना था? तो वो थे आचार्य नरेंद्र देव समिति ने ए की बारखड़ी को भ्रामक माना, जबकि काका कालेलकर ने ए की बारखड़ी का सुझाव दिया था। बाबू श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव दिया था। महादेव गोविंद रानाडे ने
सर्वप्रथम महादेव गोविंद रानाडे ने लिपि सुधार समिति का गठन किया था। किसने? महादेव गोविंद रानाडे ने क्या किया? सर्वप्रथम लिपि सुधार समिति का गठन किसने किया? लिपि सुधार समिति का गठन किसने किया? तो महादेव गोविंद रानाडे ने किया था लिपि सुधार समिति का गठन। और उसमें बाबू श्याम सुंदर दास ने यह सुझाव दिया था कि पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। काका कालेलकर ने यह सुझाव दिया था कि ए की बार खड़ी का उन्होंने सुझाव दिया था कि ए की बार खड़ी का प्रयोग किया जाए। पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि आचार्य नरेंद्र देव की जो समिति है उन्होंने ए की बार खड़ी को भ्रामक माना। ये सभी प्रश्न देवनागरी लिपि के सुधार से संबंधित प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। नेक्स्ट, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया? महात्मा गांधी, सुनीति कुमार चटर्जी, श्रीनिवास दास, काका कालेलकर। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, सुनीति कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। ठीक है, याद रखना है। काका कालेलकर को हमने पढ़ा कि उन्होंने ए की बार खड़ी का सुझाव दिया था। ठीक है। श्रीनिवास दास, जिन्होंने महाप्राण ध्वनियों के स्थान पर अलग प्राण ध्वनियाँ शामिल करने का सुझाव दिया। किसने? श्रीनिवास दास ने। ये सारे प्रश्न देवनागरी लिपि में सुधार से संबंधित प्रश्न हैं जिसमें अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग सुझाव दिए हैं। तो इन्होंने क्या सुझाव दिया? महाप्राण ध्वनियों के स्थान पर अलप्राण ध्वनियों का प्रयोग किया जाए, अलप्राण ध्वनियों को शामिल किया जाए, ध्वनियों को शामिल किया जाए। ठीक है, याद रखना है। साथ में इन्होंने यह भी बोला कि उनके नीचे फिर कोई चिन्ह लगाकर उनका प्रयोग किया जाए, कि महाप्राण ध्वनियों के स्थान पर अलप्राण ध्वनियों को शामिल किया जाए और उनके नीचे कोई चिन्ह लगाकर उनका प्रयोग किया जाए। यह किसने कहा? यह सुझाव किसने दिया? तो यह श्रीनिवास दास ने यह सुझाव दिया। काका कालेलकर का हमने पढ़ा कि उन्होंने ए की बार खड़ी का सुझाव दिया था। सुनीति कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया। ठीक है, याद रखना है। भाषा विज्ञान से संबंधित जो प्रश्न हैं हमारे वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए बाकी के प्रश्नों को हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। अगर आप सबको क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना प्लीज़, और सब्सक्राइब करना ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, थैंक यू।